समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? यह बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का कोई भी स्टूडेंट है तो वो व्यष्टि और समष्टि जरूर पढ़ता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में यह क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो उत्पत्ति है वो मैक्रो किससे हुई है? मैक्रो शब्द से हुई है, जो कहाँ से आया है? वो ग्रीक शब्द मैक्रोस से है। आप देख सकते हैं उत्पत्ति शब्द मैक्रो, ग्रीक शब्द मैक्रोस है, इसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा, इसलिए इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, समष्टि बड़ा, यहाँ पर बड़े लेवल से आप स्टडी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में बड़े से तात्पर्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करते हैं, एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की पूर्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, एक बाजार के बारे में, एक फर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। परंतु जब कभी समष्टि अर्थशास्त्र की बात आती है तो हम यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कंसिडर करते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब वह मुद्दे, वह समस्याएं, वह आर्थिक गतिविधियां जो पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उन्हीं आर्थिक गतिविधियों को हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं उद्भव। 1936 में समष्टि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट क्षेत्र बन गया जब एडम स्मिथ की जो बुक आई, एडम स्मिथ की जो बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने जो अर्थशास्त्र के बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र किसी भी देश की जो संपदा है उसको, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसको कैसे बढ़ाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करता है। और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर माना था कि पूर्ण रोजगार है, पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार अपने आप को सही कर लेता है। पर जो 1929 में महामंदी आई थी, उस महामंदी के बाद जो जॉन मेनार्ड किन्स है, वो और उनके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने एक नई विचारधारा रखी है। उन्होंने उसमें बताया कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका अध्ययन हम व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक समस्याएं हैं जिनको हम बाजार पर नहीं डाल सकते, नहीं तो छोड़ सकते हैं मांग और पूर्ति पर। उसमें सरकार का, राज्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यह सभी इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी जो बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था। और उसके बाद से ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ है और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करना शुरू कर दिया गया था उसके बाद। फिर आप देख रहे हैं परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा हो सकती है, वो आपके सामने है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। जैसा कि अभी आपको बताया कि यह है पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करती है, पूरी अर्थव्यवस्था को एक समग्र रूप में यहाँ पर लेकर अध्ययन करती है। फिर संपूर्ण आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि व्यक्तिगत बाजारों या फर्मों पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर चलती है। पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो आर्थिक मुद्दे होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर के जो मुद्दे होते हैं, व्यक्तिगत स्तर के जो बाजार हैं या व्यक्तिगत स्तर की जो समस्याएं हैं, उनके अध्ययन के बजाय जो बड़े रूप की समस्याएं हैं जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, पूरी देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है, उन मुद्दों, उन आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अब जैसा कि अभी हमने देखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज। और ये स्पेशली कब हुआ था कि वो कही थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद से ये जो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, इसका स्कोप लगातार बढ़ता गया, इसका क्षेत्र जो है लगातार बढ़ता गया और ये स्पेशली महामंदी के बाद इसका उद्भव माना जाता है। ठीक है, जब महामंदी से पहले के अर्थशास्त्र को क्लासिकल अर्थशास्त्र कहा जाता है, उनकी विचारधाराएं अलग थी। वो राज्य के रोल को, राज्य के हस्तक्षेप को, उसकी भूमिका को नहीं मानते थे। जबकि महामंदी के बाद एडम स्मिथ के अनुयायियों के अलावा जो दूसरे अनुयायी थे, जो जॉन मेनार्ड किन्स हैं, उसके जो अनुयायी हैं, उनके अनुयायियों ने यह माना कि राज्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस समष्टि अर्थशास्त्र में हम किस किस का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने है, हम यहाँ पर रोजगार देख रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में उन कारकों की जांच करता है जो किसी अर्थव्यवस्था के भीतर रोजगार के स्तर को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी मेन समस्या है रोजगार। किसी भी देश में सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है रोजगार न होना, बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही फिर मांग का स्तर घटता है, मांग का स्तर घटता है, लोगों को काम कम मिलता है, काम कम मिलता है तो आय कम मिलती है और देश में आर्थिक विकास कम होता है, लोग बेरोजगार रहते हैं। इसलिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। रोजगार की समस्या का अध्ययन जो है संपूर्ण देश के स्तर पर हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। फिर उसके बाद आर्थिक विकास, तो यह उन कारकों का विश्लेषण करता है जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन की वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। मतलब किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हर प्रकार की उत्पादकता बढ़ पाएगी, खाद्यान्नों की उत्पादकता, औद्योगिक उत्पादन की उत्पादकता, कृषिगत उत्पादनों की उत्पादकता, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े।
क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती है और बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए विभिन्न प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकता बढ़नी जरूरी है हर क्षेत्र में। तो आर्थिक विकास किस प्रकार से होगा, इस पर मेन फोकस यहाँ पर किया जाता है। फिर आता है मुद्रास्फीति। समष्टि अर्थशास्त्र मुद्रास्फीति के कारणों और परिणामों का अध्ययन करता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य स्तर में वृद्धि है। मतलब जब समस्त प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में अगर लगातार वृद्धि होती जाती है, उसे हम यहाँ मुद्रास्फीति कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति पर बहुत डीपली फोकस किया जाता है। यह एक मुख्य मुद्दा है। क्योंकि जब मुद्रास्फीति होती है, समस्त प्रकार की वस्तुओं सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती है, उनका सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ता है, तो वो किसी न किसी प्रकार से पूरे देश की जनसंख्या को प्रभावित करता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए हम इसमें मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। फिर आता है आर्थिक मंदी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त यह आर्थिक मंदी के कारणों और संभावित समाधानों की जांच करता है, जहां विभिन्न सेक्टरों में वस्तुओं सेवाओं की मांग में काफी गिरावट आती है। आर्थिक मंदी रोजगार न होना बेरोजगारी को पैदा करता है और बेरोजगारी आर्थिक मंदी लाती है। ठीक है, तो आर्थिक मंदी के कारणों के बारे में अध्ययन करना कि आर्थिक मंदी क्यों आई, इस मंदी को कैसे दूर किया जाए, भविष्य में वापस देश में किसी प्रकार से आर्थिक मंदी न पैदा हो। क्योंकि जब आर्थिक मंदी आती है तो समस्त प्रकार की वस्तुओं सेवाओं की मांग में कमी आती है, वस्तुओं सेवाओं की मांग में गिरावट आती है, कमी आती है, तो उसका प्रभाव लोगों की आय के स्तर पर पड़ता है। भाई अगर समस्त प्रकार की वस्तुओं सेवाओं की मांग कम है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो लोगों को काम कम मिलेगा, लोगों को काम कम मिलेगा तो लोगों की आय घटेगी, आय घटेगी तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं उनको घेरेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम इस पूरी अर्थव्यवस्था को लेते हुए अध्ययन करते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, जिससे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उन सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। आई होप इस वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो समझा है आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी मेहनत आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको और आगे समझ में आते रहे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में या व्यापक अर्थशास्त्र में क्या मुख्य अंतर है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।